ओके, आई एम श्योर कि आप में से बहुत से, अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन पहले से देखकर नहीं आए। मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन को प्रॉपरली वाइट बोर्ड स्टाइल में सॉल्व करवाऊँगा। सही है, कोई फॉर्मेट नहीं, यानी ये समझें आपके सामने ये वाइट बोर्ड वाली सिचुएशन नज़र आ रही है। ठीक है, विजिबिलिटी थोड़ी सी वीक होगी, इस विजिबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। आई होप नंबर थोड़े बेहतर हो गए और मैं साइड का पैनल उड़ा दूँ। ठीक है, ओके, यस, ये मैं कर सकता हूँ। ना इसको अगर, बल्कि एक और चीज़ करते हैं, फुल स्क्रीन पे ही चले जाते हैं। अच्छा, ये आपके सामने एक सवाल मौजूद है और फुल स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि वीक 3 के अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप सबको ये आता था लेकिन मुझे कंपनी का स्ट्रक्चर डिस्कस करना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं आपको सबसे पहले क्या चीज़ नज़र आ रही है। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नज़र आ रहा है। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या है? इट इज़ न्यू नेम फॉर इनकम स्टेटमेंट। तो एज एफ आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए। फिर इसमें क्या है, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग बनाना है और देन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज़ नथिंग बट बैलेंस शीट। तो आपको ये बनाना है। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, हम यहाँ पर पूरा प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं जो स्टडी टेक्स्ट रेफ़र किया था आईकेप का, उसकी सेकंड अप्रोच डिस्कस कर रहा हूँ। और वो सेकंड अप्रोच ऐसी है कि इसमें गलती भूलने के चांसेस नहीं होंगे। एक्सेल पे करेंगे तो हम रो इन कॉलम ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब आप पेपर पे सॉल्व कर रहे होंगे, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को देखा जाए ऑन कैंपस से एग्ज़ाम होगा और ऑन कैंपस के अंदर कॉपी पे सॉल्व करना होगा, एक्सेल पे सॉल्व नहीं करना होगा। तो ऑन कैंपस के लिए पेपर पे सॉल्व करने आना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, तो उसको हम प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। इसका तरीका क्या है, इसका तरीका मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपने क्या करना चाहिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले एक छोटा सा कैलकुलेशन से एक आइटम लिख देंगे। ये क्या बना रहा हूँ, कंपनी का नाम जो भी है, ABC कंपनी। और अब हम इनकम स्टेटमेंट के बजाय इट्स बेटर टू राइट स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है, सो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, अब जो पीरियड है फॉर द ईयर एंडेड वो आपने लिख दिया। मैं सिर्फ वाइट बोर्ड का रिफ्लेक्शन देने के लिए कर रहा हूँ, मैं एक्सेल पे ये बता सकता हूँ, लेकिन एज आपका एग्ज़ाम ऑन कैंपस एग्ज़ाम किस में होगा, इस एनवायरनमेंट में होगा, हैंड रिटन में, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए। तो आप ये समझ लें कि ये वाइट बोर्ड में आपके सामने चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, नाउ अब ये स्टेटमेंट तो आपके सामने मौजूद है, इसमें क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, ये भी बना लें एक स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा, यहाँ पर मैं कैलकुलेशंस के लिए, वर्किंग के लिए चीज़ें लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ABC कंपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, बीच में अगर किसी को कुछ पूछना हो तो वो अपना माइक अनम्यूट करके डायरेक्टली पूछ सकता है, लेकिन ये है कि हैंड रेस कर दे तो ज़्यादा बेहतर है फिर उसके बाद। ठीक है, या अगर मैं कोई गलती कर दूं, मेरी गलती पॉइंट आउट करवानी है, तो शायद राकेश साहब भी नोट कर रहे हैं, वो बच्चों को आंसर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे अभी चैट नज़र नहीं आ रही स्क्रीन शेयरिंग की वजह से, उसके लिए मुझे बार बार मूव होना पड़ेगा। डोंट वरी, चैट में सही देखता सही हूँ सही, आपको। ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। सो फाइनेंशियल पोजीशन के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो यही वो बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, एसेट्स, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, इक्विटीज़। अच्छा, एक छोटा सा इशू आएगा और वो इशू क्या होगा, सर जगह कम पड़ गई। तो ये एक एडवांटेज वाली बात है एक्सेल के अंदर कि हम रो ऐड कर सकते थे, तो मैनुअल के अंदर हम ये नहीं कर सकेंगे। तो तरीका क्या है, अब जो आईकेप की अप्रोच है उस अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, चाहे कितना ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन क्यों ना हो, वो इस अप्रोच से ईज़िली सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, वो अप्रोच क्या है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे, किससे स्टार्ट लेंगे, ट्रायल बैलेंस से। ट्रायल बैलेंस में मेरे पास क्या आइटम मौजूद है, कैश। कैश कितना है, 661। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि 661 कहाँ पर आएगा। एक छोटी सी चीज़ जो मैं साथ साथ बता दूँ, पहले तमाम आइटम अकाउंट्स को पढ़ लें और वो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा अकाउंट कहाँ पर आएगा। जैसे कि कैश कहाँ पर आता है सर, बैलेंस शीट में आता है या फाइनेंशियल पोजीशंस में आता है, अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस शीट में आता है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इनकम स्टेटमेंट में आएगा,
प्लांट्स इक्विपमेंट कहाँ पर आएगा, फिक्स एसेट बैलेंस शीट के अंदर आ रहा होगा, फाइनेंशियल पोजीशन, परचेजेस इनकम स्टेटमेंट में आएगा, ट्रांसपोर्टेशन इन इनकम स्टेटमेंट, ये सब नोट कर लें, ये आपको मालूम होने चाहिए। और आई होप आपने कंपनी अकाउंटिंग के अंदर स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग का भी आपको आइडिया होना चाहिए कि वो किस तरीके से आ रहा होगा। और इस सवाल के अंदर डिविडेंड वाली बात भी मौजूद है, और डिविडेंड की कोई लायबिलिटी यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो मैं साथ साथ कंपनी अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव में उसको भी रिपीट करूँगा, ये अज्यूम करते हुए कि आपने FA1 के अंदर कंपनी अकाउंटिंग की बेसिक ज़रूर पढ़ी है। लेकिन नो वरी, अगर नहीं याद तो इनडायरेक्टली रिवाइज हो जाएगी। हम स्लो जाएंगे इस क्वेश्चन में, पूरा 1 घंटा अगर भी लगता है इस सवाल के लिए तो कोई इशू नहीं है। वैसे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग रहा होता है। आई विल रिकमेंड कि अगर आपके पास लेक्चर रजिस्टर है तो साथ साथ अगर रजिस्टर पे लिखते जाते हैं तो अच्छी बात है। अच्छा, ये करने के बाद आपने करना क्या है, आप अपने साथ सर यस एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, मर्चेंडाइज उसको बता दें क्या होती है। ओके, मर्चेंडाइज, और थैंक यू, सही है। मैं ये कहूँगा कि मर्चेंडाइज वाली बात, देखें इन्वेंट्री, आपने मर्चेंडाइज इज़ नथिंग बट द नेम ऑफ इन्वेंट्री, सही है। इन्वेंट्री के कितने अलग अलग नाम यूज़ होते हैं, एक इन्वेंट्री है, एक मर्चेंडाइज है, एक गुड्स है, और कुछ बुक्स के अंदर स्टॉक भी कह रहा होता है। टेक्निकल डेफिनेशन क्या थी, इन्वेंट्री या मर्चेंडाइज आर द असेट्स हेल्ड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ सेल, ख़ास तौर पे बेचने की नीयत से जो सामान ख़रीदा है उसको हम क्या कहते हैं। तो ये जिस बुक से लिया गया है उस बुक के अंदर, ये टेक्स्ट बुक्स में मर्चेंडाइज का वर्ड था तो कॉपी पेस्ट करते वक्त मर्चेंडाइज आ गया, तो मर्चेंडाइज या इन्वेंट्री एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे मे भी शायद कॉलम की वजह से ये सलीम साहब ने सवाल बनाया था तो उन्होंने शायद मर्चेंडाइज के आगे इन्वेंट्री को एडजस्ट कर दिया, लेकिन इट इज़ सिंपल टर्म, ये इट इज़ सेम एज जैसे कि कॉमन स्टॉक या प्रीफर्ड स्टॉक के बजाय कॉमन शेयर्स या शेयर या प्रेफरेंस शेयर्स की वर्ड भी यूज़ किए जाते हैं। तो देयर आर मैनी टर्म्स कि जो अल्टरनेटिवली यूज़ हो रही होती है, एक ही चीज़ के दो दो तीन तीन नाम, तो दिस इज़ सेम, ठीक है। सो आपने क्या करना है, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, एडजस्टमेंट पढ़ें और एडजस्टमेंट से रिलेटेड आइटम्स चेक करें। फॉर एग्जांपल क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट, अब ये एडजस्टमेंट है, इसकी बेसिक FA1 की आपको एंट्री आनी चाहिए, और वो एंट्री क्या थी, अगर किसी को आइडिया हो तो वो क्या थी, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस से डेबिट और एडवर्टाइजिंग पेएबल को क्या करेंगे, क्रेडिट, क्यों ये क्या आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब देना बाकी है, अभी भी देना बाकी है। तो एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड अगर मैं अकाउंट देखता हूँ तो एडवर्टाइजिंग के नाम से कोई अकाउंट डेबिट हुआ ही नहीं है, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड कोई अकाउंट डेबिट हुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब एक एक्सपेंस किया जो कि अभी भी हमने पैसे नहीं दिए, तो ये 4000 कहाँ पर आ जाएगा, एक्सपेंस में आ जाएगा, और साथ ही साथ पेएबल भी आ जाएगा, कितने से, ये 4000 की अमाउंट से, डेबिट भी होगा क्रेडिट भी होगा। तो एडवर्टाइजिंग का अकाउंट नहीं है तो मुझे अकाउंट बनाना होगा। इंश्योरेंस एक्सपेंस, जिसका अकाउंट का बैलेंस चेंज हो रहा है तो चेक कर लें, इंश्योरेंस अनएक्सपर्ट के नाम से एक अकाउंट मौजूद है, तो इसका मतलब इस एंट्री की वजह से इसका बैलेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। प्लांट एंड इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन 25% है, तो इसका मतलब इसकी प्लांट एंड इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन की वजह से बैलेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसका भी बैलेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आपको याद है ना, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की वजह से बैलेंसेस चेंज होते थे। फिर सैलरीज अनएक्सपायर्ड, अभी भी सैलरी नहीं दी, तो सैलरी अनएक्सपायर्ड यहाँ भी है, तो इसका मतलब इसका बैलेंस भी चेंज हो जाएगा, और सैलरी पेएबल यहाँ पर नहीं है तो वो हम ऐड कर देंगे। रेंट इज़ ड्यू, वर्डिंग देखें, ये डिफरेंट एडजस्टमेंट डिफरेंट वे में कैसे पूछा गया है वो बताना है। तो रेंट इज़ ड्यू का मतलब रेंट का बैलेंस चेंज होगा। ये मैं स्टार क्यों लगा रहा हूँ, एक पर्पस है, ताकि मुझे आइडिया हो कि इन अकाउंट्स के बैलेंसेस क्या हो, चेंज हो। फिर एक्रूड इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स पेएबल, तो बॉन्ड्स पेएबल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब एक नया अकाउंट, दो नए अकाउंट क्रिएट होंगे, रेंट एक्सपेंस एंड रेंट पेएबल के नाम से, ठीक है। फिर इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई चीज़ है तो इनकम टैक्स कुछ भी मौजूद नहीं है, इनकम टैक्स लायबिलिटी के तौर पे नहीं है, तो दो नए अकाउंट क्रिएट होंगे। फिर कैश डिविडेंड का रिटर्न अर्निंग पे जहाँ पर इफेक्ट आएगा तो उसको उस तरीके से हम देख लेंगे, पेड अप कैपिटल, और पेड अप कैपिटल हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, और ये बैलेंस टेक्निकली क्या कहलाएगा, ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा। अब हम प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। तरीका क्या होना चाहिए, चाहे कितना ही डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट या लेंदी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों ना हो, आप क्या कर रहे होंगे, पहला अकाउंट क्या है, कैश। इसको अब मैं पेन चेंज कर रहा हूँ समझाने के बाद। पहला अकाउंट क्या है, कैश। कैश पे टिक लगाया, कैश कहाँ पर आता है, बैलेंस शीट में। तो हम आए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, यहाँ पर मैं करंट असेट एक छोटा सा लिख रहा हूँ और कैश की हेडिंग लगा दी, कितनी, 6,61,000,
ये यहाँ पे लिख दिया। फिर दूसरा अकाउंट क्या है, अकाउंट रिसीवेबल। क्या अकाउंट रिसीवेबल 6,55,000, क्या इस पर कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है अकाउंट रिसीवेबल की। तो क्या करेंगे, बैलेंस शीट में यहाँ पर आए और अकाउंट रिसीवेबल 6,55,000 है तो अकाउंट रिसीवेबल 6,55,000 लिख देता हूँ। लेकिन ये 6,55,000 के साथ चेक कर लें क्या अलाउंस फॉर बेड डेट है। अगर अलाउंस फॉर बेड डेट होता तो हम क्या करते, यहाँ पे रकम लिखकर माइनस कर देते। एज अलाउंस फॉर बेड डेट मौजूद नहीं है तो हम क्या कर देंगे, 6,55,000 यहाँ पर लिख देंगे। फिर अकाउंट रिसीवेबल के बाद अगली आइटम क्या है, मर्चेंडाइज ओपनिंग। अच्छा, अब ये मर्चेंडाइज ओपनिंग के लिए थोड़ा केयरफुली देखना होगा। ये कहाँ पर आती है, ये इनकम स्टेटमेंट में आती है, एंडिंग बैलेंस शीट में आती है। ओपनिंग कहाँ पर आती है, इनकम स्टेटमेंट। आप देख सकते हैं ये एंडिंग की डेट्स के बैलेंसेज हैं, तो ओपनिंग का बैलेंस आ गया और एंडिंग का बैलेंस भी आपके पास इन्वेंट्री का मौजूद है। तो ओपनिंग कहाँ पर आती है, अभी हम ओपनिंग पर है, अभी मैं यहाँ पे नहीं गया हूँ, अभी मैं कहाँ पर हूँ, ओपनिंग पे। ओपनिंग 25,000 कहाँ पर आता है सर, ओपनिंग इनकम स्टेटमेंट में आता है। अब इनकम स्टेटमेंट में थोड़ी देर बाद आता है, तो वो कैसे आता है उसका तरीका अगर आपको याद हो तो सिचुएशन क्या थी कि सर सबसे पहले हम लिखते हैं सेल्स में, सेल्स की रकम ढूंढने जाऊंगा नहीं। सेल्स में से सर हमें क्या माइनस करना है, सेल्स रिटर्न माइनस करना है। सर क्या सवाल में सेल्स रिटर्न है? नहीं सर, सेल्स के साथ सवाल में कोई सेल्स रिटर्न नहीं है, तो सेल्स की डायरेक्ट आ जाएगा। इसमें से मैं लेस करूँगा, क्या लेस करूँगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आप पढ़ते आ रहे थे, सही है। इसमें हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री या मर्चेंडाइज ओपनिंग लिखते हैं। तो इन्वेंट्री या मर्चेंडाइज ओपनिंग कितनी है, 25,000 है, तो ये 25,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। यानी जैसे जैसे अकाउंट आएंगे ना वो मुझे लिखने हैं, मुझे एक साथ इनकम, एक तरीका तो यही था कि पहले मैं इनकम स्टेटमेंट बनाता फिर बैलेंस शीट बनाता। तो मोस्टली स्टूडेंट के साथ क्या होता है, इन दी एंड मालूम करता है अरे यार कुछ भूल गए, जिसकी वजह से प्लस या माइनस, डेबिट क्रेडिट टैली नहीं आ रही, बैलेंस शीट टैली नहीं आ रही। मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसमें स्टार्ट थोड़ा सा ओल्ड होगा, लेकिन इन दी एंड बैलेंस शीट टैली ज़रूर आएगी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और प्रोफेशनली जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की कोर स्पेशलाइजेशन के साथ जब ये चीज़ें फोकस होती है तो इसमें ये चीज़ ये अप्रोच फॉलो की जाती है। तो 25 हो गया। अच्छा, फिर प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये एक 16 लाख है, तो 16 लाख ये कहाँ पर आएगा सर, ये तो बैलेंस शीट में आएगा। तो सिंपली बैलेंस शीट में आए सर, बैलेंस शीट में कहाँ पर आएगा, फिक्स एसेट के अंदर। तो फिक्स एसेट की हेडिंग के अंदर प्लांट एंड इक्विपमेंट आ गए। तो प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने हैं, 16 लाख। तो ये 16 लाख की फिगर मैंने यहाँ पर लिख दी। अच्छा सर, ये आपने यहाँ पे कॉलम में क्यों नहीं लिखी, क्यों, क्योंकि मुझे इसमें से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को क्या करना है, माइनस करना है। अगर सवाल में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन नहीं होता तो मैं डायरेक्ट बाहर भी लिख सकता था। तो ये भी हो गई 16 लाख। इस रेट वाली बात की वजह से मुझे केयरफुली इंटरनल लिखना है। फिर परचेजेस पर आते हैं। परचेजेस 4 लाख कितने, 4,80,000 परचेजेस की कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो इसमें हम प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे सर, परचेजेस प्लस करेंगे। परचेजेस 4,80,000 है। अच्छा, ये मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, ये मैं इंटरनली लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन इन मौजूद है। अच्छा, इससे ये बात याद आई कि प्रैक्टिकली जो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो वाली अप्रोच में यूज़ करता हूँ। सर हम 4,80,000 यहाँ पे कर देते हैं, कर दें, इसमें प्लस कर देंगे, क्या प्लस कर देंगे, ट्रांसपोर्टेशन मौजूद है। अगर रिटर्न होता तो माइनस कर देते, डिस्काउंट होता तो क्या कर देते, माइनस कर देते। ट्रांसपोर्टेशन इन भी मौजूद है, तो ये भी मैं साथ साथ लिख देता हूँ 20,000। अगर आप दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, मेरे पास नीचे जगह कम ना पड़े इसलिए मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ गया 5 लाख, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। आप इसकी वर्किंग दिखाकर सेपरेटली ये भी कर सकते हैं कि नेट परचेजेस दिखाया और यहाँ पे दिखा दिया कि ग्रॉस परचेजेस ये है, ट्रांसपोर्टेशन ये है, परचेज रिटर्न ये है, परचेज डिस्काउंट ये है। लेकिन ये पहला सवाल है, रिलैक्स है, तो इसको मैं सिंप्लीफाइड रख रहा हूँ। अब जब हम ये करते हैं तो 5,25,000 आ गया। अगर आप 5,25,000 लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, गुड्स अवेलेबल या इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल, बेचने के लिए इतना मौजूद है। क्या सारा बेच दिया? अच्छा, ये अभी करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने कर दिया। आइडियली क्या है, हमारी अप्रोच क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन तक हो गया, लिख दें। फिर इसके बाद क्या, सैलरी एक्सपेंस। अब सैलरी एक्सपेंस कहाँ पर आता है सर, ये इनकम स्टेटमेंट में आता है। लेकिन इनकम स्टेटमेंट में कहाँ पर आता है सर, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आता है, या ये सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस में आता है, या एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में आता है।
तो अब इसको यहाँ पर हम किस तरीके से कर रहे होंगे, इसको करने के लिए क्या तरीका है, बेस्ट तरीका तो यही है कि हमें पहले जगह, अब अंदाजे से जगह छोड़ सकता हूँ, अंदाजे से जगह छोड़ने के बजाय आप क्या करें, सिर्फ लिख लें। क्या लिख लें, इन्वेंट्री एंडिंग, अमाउंट जब आएगी तब देखेंगे। तो फिर आपके पास क्या आता है, आप देख लें इन्वेंट्री एंडिंग के करते हैं तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर आती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद आपके पास क्या आ रहा होता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, उस ग्रॉस प्रॉफिट के से हम लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर अब मैं यहाँ पे अप्रोच कर रहा हूँ, एक क्या कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है, और एक क्या कर रहा हूँ मैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अब ये ISBS अप्रोच के अंदर वो ये कहते हैं, और कहते हैं कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस की वर्किंग दिखा दें या नोट दिखा दें। तो मैं वर्किंग 1 के अंदर क्या करूँगा, वर्किंग 1 मेरे पास आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ठीक है, और वर्किंग 2 के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। और जैसे जैसे आइटम आती जाएंगी मैं इन आइटम्स को इनके अंदर लिखने के बाद वहाँ पर मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लिस्ट बड़ी हो जाती, जगह छोटी होती, ठीक है, लेकिन आइडियली जो तरीका है उसको फॉलो करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं, सर सैलरी कहाँ पर आता है, सर सैलरीज क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, डिस्ट्रीब्यूशन है। सर ये डिपेंड करता है कि सेल्स स्टाफ की सैलरी है या ऑफिस स्टाफ की सैलरी है। अगर मेंशन ना किया जाए तो हम क्या अज्यूम करेंगे, ऑफिस स्टाफ, और ऑफिस स्टाफ कहाँ पर आ रहा होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में। तो मैं सैलरीज लिख दूंगा, लेकिन सैलरीज में कितनी लिखूंगा, सर 80,000 है लेकिन स्टार लगा हुआ है तो मैं 80,000 ब्रैकेट में लिखा है, क्यों, क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट है। तो जब एडजस्टमेंट आएगी तब हम देखेंगे, अभी हम इसकी एडजस्टमेंट नहीं कर रहे, अब यहाँ पर एज इट इज़ लिख रहे हैं, ठीक है, जब एडजस्टमेंट आएगी तब करेंगे। अभी सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, जो अमाउंट लिखता जा रहा हूँ वो करता जा रहा हूँ। अभी मैं 80,000 तक मौजूद हूँ, आप चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, अभी तक मैंने 7 आइटम्स ही लिखी हैं। ये एक्स्ट्रा कैलकुलेशन के लिए करनी थी, इसको अभी हटा देता हूँ, जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब करेंगे। प्रॉपर अप्रोच जो है वो फॉलो करें, यानी 1 2 3 4 इस तरीके से हम करते हुए आ रहे हैं, तो हम वही फॉलो करते हुए रहेंगे, ठीक है। तो वापस सवाल पर जाते हैं, सैलरीज के बाद अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस कितनी, 8,000। तो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, ये अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का मतलब क्या है, सर ये प्रीपेड होता है, ये एसेट होता है, और एसेट कहाँ पर आता है, सर ये फाइनेंशियल पोजीशन में आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, ठीक है। अच्छा, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस की बात करते हैं, ये मैं स्टार लगा हुआ है, 8,000 है, तो मैं 8,000 यहाँ पर यूँ लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इसकी क्या मौजूद है, एडजस्टमेंट। अगर इसकी एडजस्टमेंट नहीं होती इंश्योरेंस की, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली कहाँ पर लिखता, यहाँ पर लिख देता। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस के बाद रेंट एक्सपेंस है, कितना है, 35,000। तो रेंट एक्सपेंस कहाँ पर है, ना मेंशन हो तो हम क्या अज्यूम कर रहे होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के तौर पे आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, एक और मुझसे एक छोटी, मैं भूल गया एक वाली बात, लेकिन कोई मसला नहीं है, इसको हम बाद में देख लेते हैं। अनएक्सपायर्ड वो मैं बाद में बता दूंगा क्या भूला था। रेंट एक्सपेंस, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 8,000 लिख दिया, यस। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस के बाद हम रेंट एक्सपेंस की तरफ जाते हैं। सो रेंट एक्सपेंस कहाँ पर आएगा, नहीं मेंशन, तो हम इसको किस पे अज्यूम करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। और रेंट एक्सपेंस कितना है, 35,000, लेकिन इसका 10,000 की अमाउंट ड्यू भी है, तो ये 35,000 कहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। देन रेंट एक्सपेंस के बाद ऑडिटर फ़ी एक्सपेंस, ये कहाँ पर जाएगा, ये एडमिन एक्सपेंस के तौर पे जा रहा होगा, कितना, 30,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैं क्या कर दूंगा, ऑडिट एक्सपेंस कितना है, 30,000। तो ये मैंने 30,000 डायरेक्ट लिस्ट में यहाँ पर लिख दिया, फाइनल, ठीक है। सर फिर डायरेक्टर एक्सपेंस कितना है, 28,000। तो ये डायरेक्टर एक्सपेंस भी किस में आ गया, यहाँ पर डायरेक्टर एक्सपेंसेस 28,000। तो ये 28,000 यहाँ पर आ गया, ठीक है। नाउ 28,000 के बाद डेबिट वाली सारी आइटम्स लिख दी। अब क्रेडिट, अकाउंट्स पेबल कहाँ पर आएगा, सर 75,000 बैलेंस शीट में आएगा। तो लाइबिलिटीज़ पे गए। अच्छा, अभी मैं करंट लाइबिलिटीज़ और फिक्स लाइबिलिटीज़ की क्लासिफिकेशन कर सकता हूँ, लेकिन अभी इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा लेंदी होने से बचाने के लिए मैं सारी मर्ज कर देता हूँ, लेकिन इट्स अप टू यू कि आप प्रैक्टिस को क्लासीफाई कैसे करते हैं। तो अकाउंट्स पेबल 75 है, 75,000 डायरेक्ट लिख दिया।
और अगर कोई भी इसकी एडजस्टमेंट होती ना, रेड लाइन लगाते, तो ये हम कहाँ पर लिखते हैं, हम इंटरनली ब्रैकेट में लिखते हैं। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सर ये मौजूद है 2,30,000, तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो 2,30,000 नज़र आ रहा है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये मैं 2,30,000 यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये कौन सा वाला मैं लिख रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस वाला। जब एडजस्टमेंट वाला आएगा ना सर, दोनों में फ़र्क क्या है, कुछ स्टूडेंट पूछेंगे, रिपीट कर देता हूँ। एक्यूमुलेटेड पिछले सालों तक का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इस साल का, तो इस साल का जितना है वो एडजस्टमेंट से आएगा, और अब तक जितना है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से आएगा। यानी इससे पिछले सालों तक 2017 के जनवरी के 18 के जनवरी से पहले तक 2,30 यूज़ किया था, तो अब इस साल कितना यूज़ किया वो यहाँ पर आएगा, तो हम इसको फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 2,30 भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। नाउ आउटस्टैंडिंग यूटिलिटीज़ वगैरह वाली बात अगर करते हैं, तो यूटिलिटीज़ 8,000 वाली बात नज़र आ रही है, तो यूटिलिटीज़ एक्सपेंस से आउटस्टैंडिंग का मतलब लाइबिलिटीज़ है, तो यूटिलिटीज़ आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हैं, पेएबल भी लिख सकते हैं, जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। लेकिन क्या इसकी कोई एडजस्टमेंट है, सर इसकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैं डायरेक्टली 8,000 यहाँ पर लिख दूँगा। ठीक है, फिर इसके बाद बॉन्ड्स पेएबल 8%, तो 5 लाख का बॉन्ड पेएबल, तो बॉन्ड पेएबल कहाँ पर आएगा, फिक्स लायबिलिटी के तौर पे आएगा, तो ये करंट है। ठीक है, ये भी करंट है। फिक्स लायबिलिटी के तौर पे अगर हम बात करते हैं तो बॉन्ड्स पेएबल, अच्छा बॉन्ड्स पेएबल कितना है सर, बॉन्ड्स पेएबल है 5 लाख, ये 5 लाख ये डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। ठीक है, ये 5 लाख आ गया। नाउ पेड अप कैपिटल कितना है, 10 लाख, तो पेड अप कैपिटल अपनी जगह पे आ जाएगा, कहाँ पर आ जाएगा, शेयर होल्डर इक्विटी। आप सब ने कंपनी अकाउंटिंग बनाई ही, शेयर होल्डर इक्विटी। ठीक है, कंपनी अकाउंटिंग के बैलेंस शीट FA1 में बेसिक लेवल पे देखे होंगे, पूरा सेक्शन सेपरेटली बनता था। इसमें सबसे पहले क्या आ जाता था, इश्यूड एंड पेड अप कैपिटल। रिमेंबर अथोराइज कैपिटल ऐड नहीं होता, लेकिन उसको शो करने का एक तरीका है, वो हम अगले क्वेश्चंस में ज़रूर देखेंगे, या आप वो जो ICAP का टैक्स रिकमेंडेड स्टडी टैक्स मटेरियल है उससे देख सकते हैं। तो इश्यूड एंड पेड अप कैपिटल 1 मिलियन है, तो ये 1 मिलियन मैं डायरेक्टली यहाँ भी लिख सकता हूँ, और इंटरनली भी लिख के फिर ऐड करना होगा, तो मैंने डायरेक्ट फाइल का। सेल्स रेवेन्यू सर 15,50,000 अब आया, तो स्टेप बाय स्टेप ये कहाँ आएगा, इनकम स्टेटमेंट में सेल्स है 15,50,000, तो ये अपनी जगह पर लिख दिया। यानी इस तरीके से क्या है, कुछ भूलेंगे नहीं। ये जो स्टूडेंट भूलने वाली बातें करते थे ना, कोई एक अकाउंट रह जाता था, इससे भूलेंगे नहीं। अच्छा, अब आ गया स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। सर ये कहाँ पर आएगा भाई, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग तो रिटेन अर्निंग का ये जो ओपनिंग बैलेंस है, ये तो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग में आएगा। तो सर ये तो आपने बनाया है नहीं भाई, इधर बना लेते हैं, बहुत छोटा सा स्टेटमेंट बनता है, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। ठीक है, ये इसीलिए जगह छोड़ी हुई थी। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग 59,000, तो ये आ गया रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 59,000 कर दिया। इसमें क्या क्या होता है, इसमें प्रॉफिट ऐड किया जाता है, डिविडेंड माइनस किए जाते हैं, रिजर्व माइनस किए जाते हैं, चाहे कैश और स्टॉक डिविडेंड हो। इसमें जो डिविडेंड है आएगा तो हम देख लेंगे। ठीक है, सो रिटेन अर्निंग के बाद ये हो गया। हाँ, अब मॉर्गेज पेबल ये भी लिख दिया, तो मॉर्गेज पेबल कितना है, 2 लाख, तो मॉर्गेज पेबल ओके, मैं जगह लिखना भूल गया, ओके मुझसे एक और छोटी सी चीज़ हो गई, देयर विल बी सम अदर लाइबिलिटीज़, उसके लिए मैंने जगह नहीं लिखी थी, वाइट बोर्ड वाला का इशू। तो मैं हम क्या करूँगा, सर आप मिटा के कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, थोड़ी सी जगह चाहिए, अभी थोड़ी देर में लिख सकते हैं कि भाई ये शेयर होल्डर इक्विटी यहाँ पर आ जाएगा, शेयर होल्डर इक्विटी, और शेयर होल्डर इक्विटी के अंदर में आ गया इश्यूड एंड पेड अप कैपिटल, वो कितना है 10 लाख, ये 10 लाख यहाँ पर आ गया। अब आ गया मॉर्गेज कैपिटल। मॉर्गेज क्या होता है, किसी को गिरवी रखवा के कोई आइटम आपके फिक्स एसेट गिरवी रहन एज अ सिक्योरिटी रखवाने के बाद आप जब पेमेंट लाइबिलिटी होती है तो उसको मॉर्गेज कहते हैं। यानी मॉर्गेज एक सिक्योर्ड लोन की टाइप है, आपने ITB वगैरह में या इंट्रोडक्शन टू बिजनेस वगैरह में ये चीज़ें सुनी होंगी। ठीक है, तो मॉर्गेज पेएबल भी हो गया। यानी मैंने क्या किया, ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को अपनी जगह लिख दिया, आहिस्ता आहिस्ता ये फिल हो रहा है। सही है, मैंने ऐसे ऐसे सवाल भी इस अप्रोच से सॉल्व होते हुए देखे हैं कि यहाँ पर 25 आइटम्स हैं और 20 एडजस्टमेंट है। अब क्या करें, उसके लिए एक तरीका ये है कि कंप्यूटराइज वे के अंदर वर्कशीट बनाई जाती है, लेकिन मैनुअल में यही अप्रोच हेल्प करती है। अच्छा, ये होगी। अब ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आइटम्स होते हैं उसका डेबिट क्रेडिट हो चुका है, डेट्स वाइज डेबिट और क्रेडिट टैली हो चुका है।
लेकिन जो एडजस्टमेंट के आइटम्स है उसका डेबिट और क्रेडिट अभी हुआ नहीं है। तो हम हर एडजस्टमेंट के दो इफ़ेक्ट लेंगे, हम हर एडजस्टमेंट के दो इफ़ेक्ट लेंगे। पहला इफ़ेक्ट क्या होगा, डेबिट, दूसरा क्या होगा, क्रेडिट। लेकिन अभी हम डेबिट क्रेडिट तो कर नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं, प्लस माइनस कर रहे हैं। तो जिस अकाउंट का इफेक्ट प्लस होगा उस पर एक इफेक्ट प्लस का आएगा, जिस अकाउंट का इफेक्ट माइनस होगा उस पर एक अकाउंट माइनस का आएगा। जैसे कि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग के लिए अभी भी पैसे नहीं दिए, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या है, पैसे नहीं दिए। तो कितने पैसे नहीं दिया, अमाउंट 4000 अभी भी पे नहीं किया। तो डेट मीन्स मुझे क्या करना है, इसकी इंटी बनाते तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस से डेबिट होता और एडवर्टाइजिंग पेएबल क्या होता, क्रेडिट होता 4000 से। तो इसका 4000 का इफेक्ट मुझे कहाँ दिखाना है, एक इफेक्ट आ जाएगा, ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है। तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस मैंने 4000 यहाँ पे दिखाया और दूसरा क्या इफेक्ट है, पेएबल वाला। तो पेएबल 4000 ये कहाँ जाएगा सर, ये आएगा बैलेंस शीट में, करंट एसेट्स के अंदर। ओके, मैं यहाँ पे जगह शॉर्ट वाली बात के तौर पे रेड में लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आप नीचे से देख लें कि ये आएगा कहाँ पर, वहाँ पर। एक्सेल में होता हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझसे बहुत से स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि सर आप वाइट बोर्ड पे करवाएं, क्योंकि पेपर पे मेन कैंपस वाले 2-3 स्टूडेंट्स ने बोला था कि सर इस वजह से मैं इस अप्रोच पे आया हूँ। तो हम यहाँ पे ले देते हैं एडवर्टाइजिंग पेएबल। तो एडवर्टाइजिंग पेएबल ये नीचे नहीं आना चाहिए, ये कहाँ पर आना चाहिए, ये ऊपर करंट लाइबिलिटी के साथ आएगा। कितना, एडवर्टाइजिंग पेएबल 4000, ठीक है। ये पर्पल का मतलब ये टेक्निकली यहाँ पर आएगा, ठीक है। ओके, सो मिटाना ज़्यादा पड़ेगा इसलिए मैं नहीं कर रहा। वापस सवाल पर आते हैं। इसका मतलब मैंने इस एडजस्टमेंट का काम कर दिया, इस एडजस्टमेंट का काम कर दिया। नाउ इंश्योरेंस एक्सपायर्ड 1000। भाई एडवांस कितनी थी सर, 8000 थी, और ये कहाँ लिखी हुई थी, ये प्रीपेड में थी। इसमें से 1000 क्या हो गई, ख़त्म हो गई। यानी अब एक्सपायर्ड कितनी है, अब अनएक्सपायर्ड 7000 है। तो ये 1000 का माइनस का इफेक्ट यहाँ पर आया और दूसरा 1000 का इफेक्ट कहाँ पर आएगा, इंश्योरेंस के तौर पे। तो ये इंश्योरेंस को मैं यहाँ पर अभी एडमिनिस्ट्रेशन में भी डाल सकता हूँ, इंश्योरेंस भी मैं डिस्ट्रीब्यूशन में डाल रहा हूँ आइटम्स का मैं, इसलिए ये सब्जेक्टिव। एक्चुअली प्रैक्टिकली आपको मालूम होगा कि इस खर्चे से आपने एडमिनिस्ट्रेशन की इंश्योरेंस करवाई है या वेयर हाउस वगैरह की इन्वेंट्री से, सेल से रिलेटेड इंश्योरेंस करवाई है। तो ये 1000 यहाँ पर आ गया। तो आपने ये चीज़ यहाँ पर इस तरीके से लिखते जानी है। यानी अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो एडजस्टमेंट के दो इफ़ेक्ट होंगे वो दो इफ़ेक्ट आपने नोट कर दें। तो यहाँ पर एक इफ़ेक्ट कहाँ पर आया, 1000 यहाँ पे माइनस हुआ, और दूसरा इफ़ेक्ट यहाँ पर एक्सपेंस में प्लस के तौर पे आ गया। सवाल पे वापस गए। सर प्लांट इन इक्विपमेंट डेप्रिशिएटेड बाय 25%, यानी प्लांट 25% लगाना है। तो 25% टोटल कितने हैं सर, 16 लाख हैं। 16 लाख का 25% 4 लाख। तो 4 लाख से क्या हो रहा होगा, सही है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ही आ रहा होगा। तो इसका मतलब मैं 4 लाख से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन करूँगा। तो इंटी क्या बनाते थे सर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहाँ पर आ जाता है। तो इसको मैं इसमें एडमिनिस्ट्रेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 4 लाख डायरेक्ट आ गया। चेक कर ले मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की, नहीं। 16 लाख का 25% 4 लाख बनता है, तो 4 लाख से डेप्रिशिएट कर दिया। तो ये 4 लाख का एक इफेक्ट यहाँ पर आ गया। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा सर, ये आएगा बैलेंस शीट के अंदर। 2,30,000 पुराना था और 4 लाख इस दफ़ा का, यानी टोटल कितना हो गया, 6,30,000। यानी 4 लाख का इफेक्ट यहाँ पे दिखाया है और 4 लाख का इफेक्ट यहाँ पे दिखाया है और 4 लाख का इफेक्ट काइंडली स्टूडेंट्स अपना माइक म्यूट रखें तो बेहतर है, सही है। मैंने बोलने के लिए अलाउ इसीलिए किया था कि आप इजीली पूछ सकें, लेकिन जब टाइम आए तब आप पूछिएगा। नाउ ओके, सो मैं वापस आ जाता हूँ। 4 लाख एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पर भी आ गया और 4 लाख का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ पर भी आ गया। नाउ टोटल अगर हम देखते हैं तो सिचुएशन क्या आ गई, इन दोनों पे ये भी इफेक्ट डबल इंट्री आ गई, इसकी भी डबल इंट्री बना ली, इसकी भी डबल इंट्री बना ली। अब इन्वेंट्री 80,000 की बच गई। ये 80,000 की इन्वेंट्री कहाँ पर आएगी सर, यहाँ पर आएगी। इन्वेंट्री के नाम से एक करंट एसेट में आएगी 80,000, ये डायरेक्ट लिख दिया, ये पहला इफेक्ट। और दूसरा इफेक्ट क्या आएगा, ये रहा इन्वेंट्री में हम यहाँ पर माइनस भी कर रहे होते थे ना एंडिंग इन्वेंट्री, तो ये 80,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो इसका भी डबल इफेक्ट आ गया। सर सैलरी एक्सपायर्ड अनएक्सपायर्ड, अब एडवांस में दी है, ख़त्म नहीं हुई, 5,000। तो टोटल सैलरियाँ कितनी थी, 80,000। इसमें से 5,000 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 5,000 माइनस कर दिया, और ये 5,000 प्रीपेड के नाम से या अनएक्सपायर्ड
सैलरी के नाम से आ जाएगा कितना, 5,000। तो अनएक्सपर्ट सैलरी 5,000 आ गई, ये 5,000 अनएक्सपर्ट सैलरी यहाँ पे लिख दी, ठीक है। इसके यानी सैलरी के भी डबल इफेक्ट ले लिए। अच्छा, रेंट का इफेक्ट, रेंट इज़ ड्यू, अभी भी देना बाकी है। कितना देना बाकी है, 10,000 देना बाकी है, ठीक है। मैं यहाँ पर रेंट अब अगर देना बाकी है तो इसकी इंटी क्या बनाते थे, रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट पेबल क्रेडिट। तो आपके पास रेंट एक्सपेंस का अकाउंट मौजूद है, यस सर मौजूद है। कितना मौजूद है, 35,000। तो इसमें 10,000 क्या करेंगे, जमा करेंगे। ये 10,000 प्लस किया, तो और ये 10,000 पेबल के नाम से सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगा, सेकंड इफेक्ट इसका रेंट पेबल पे ये आ गया। अगेन मैं इसको कर देता हूँ, एक नई आइटम आई, ठीक है। तो रेंट पेबल और ये करंट लाइबिलिटीज़ है, ठीक है। कितना, 10,000। ये करने के बाद वापस आते हैं, रेंट ये भी हो गया। नाउ एक्रूड इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स पेबल फॉर द पीरियड, कितना, 40,000 का इंटरेस्ट अभी भी देना बाकी है भाई। 8% था पूरे साल का। अगर ये नहीं भी देता ना 40,000 तो भी आप निकाल सकते थे। कैसे, 5 लाख का 8% निकालें, यही 40,000 आता है। इंटरेस्ट देना बाकी है, तो इसकी इंटी क्या बन जाएगी, इसकी इंटी बनेगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। कितने से, 40,000 से। तो ये 40,000 यहाँ भी आ गया और ये 40,000 बैलेंस शीट के अंदर भी आ जाएगा। आई थिंक मेरी एस्टिमेशन गलत हो गई वाइट बोर्ड में, ठीक है। ऊपर वाली जगह कम करनी थी, लेकिन खैर मैनेज कर सकते हैं, वाइट बोर्ड में यही हो रहा होता है, ठीक है। सो देन अच्छा, अब प्रोवाइड 40% ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कहाँ पर शो करेंगे, इनकम टैक्स जब प्रॉफिट निकालेंगे तब की बात आ रही होगी ना। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए इन दोनों को स्टॉप करेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे। भाई प्रॉफिट तो निकालें कि प्रॉफिट कितना हुआ, और फिर उसको कैसे दिखाएंगे वो भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसके डबल इफेक्ट दिखाना बाकी है और डिविडेंड के भी डबल इफेक्ट दिखाना बाकी है, डिविडेंड डिक्लेयर के तौर पे। तो ये कैसे आएगा, इसके लिए अब हम आ जाते हैं टेक्निकली। हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के स्टेटमेंट जो है उससे प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आए। अब इसको फिल करना है, तो इसको फिल करना शुरू करते हैं। 25,000 में 5 लाख जमा किया सर, ये 5,25,000 आया। इसमें 80,000 माइनस करते हैं, तो 80,000 माइनस करने पर सिचुएशन क्या आ रही है हमारे पास। 1 मिनट, कैलकुलेटर पे वेरीफाई में यही कर लेता हूँ, रुकें। कैलकुलेटर, ये क्या हो गया, 1 मिनट, कैलकुलेटर था तो सही, चले मैं मैनुअली कर लेता हूँ। 4,25,000 में से 55 माइनस करते हैं, 4,45,000। इसका मतलब मैंने 4 लाख, मुझे वेरीफाई कर लीजिएगा, मैं साथ साथ चैट पे देख रहा हूँ कि अगर नंबर गलत हो जाए तो कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लीजिएगा। यानी 4,45,000 की चीज़ें कितने में सेल की है, 15,50,000 में। तो इसका मतलब क्या हुआ, 11,05,000 मेरा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से मुझे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस माइनस करने हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस मेरे पास टोटल कितने हैं, 5,000 है। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 5,000, तो ये 5,000 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। फिर इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितने हैं, 80 में 5 ऐड करते हैं तो 75,000, 35,000 में 10,000 ऐड करते हैं तो 45,000, 30,000, ठीक है। एहतियातन कैलकुलेटर ले ही लेना चाहिए। कैलकुलेटर कहाँ गया, यहाँ पे नॉर्मली होता था। ओके, यू विल नीड अ न्यू ऐप टू ओपन दिस। ओके, आई थिंक इस जिस सिस्टम पे बैठा हूँ इस पर कोई मसला है। हम एक और काम करते हैं जो कि बहुत इजी है, कैलकुलेटर इंटरनेट से ढूंढ के आ जाते हैं, ठीक है। ओके, सो हमारे पास नंबर्स क्या थे, वापस आते हैं। हमारे पास 75, 45, 30, 75,000, 1 मिनट, 75,000 प्लस 45,000 प्लस 30,000, इन तीनों को प्लस किया, ठीक है। 75, 45, 30, फिर 28, 4 लाख एंड 40, 28, 4 लाख एंड 40 प्लस 28,000 प्लस 4 लाख प्लस 40,000, तो 6,18,000 आ रहे हैं। तो इसका मतलब मैं 6,18,000 की फ़िगर कहाँ पर लिखूँगा सर, ये टोटल हो गया हमारा 6,18,000,
ये 6,18,000 यहाँ पर आ गया। तो सर ये हो गया 6,23,000। ये माइनस करेंगे तो टेक्निकली इसको क्या कहते थे, EBIT, ठीक है, इंटरेस्ट बिफोर अर्निंग एंड टैक्स। अच्छा एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, उसको मैं बाद में देखें, सॉरी, इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, टैक्स प्रॉफिट से पहले वाला टैक्स, सही है। इंटरेस्ट यहाँ पे ये भी सेपरेटली शो करना था, लेकिन इसको मैं बाद में दिखा दूंगा। नाउ अगले क्वेश्चंस में इस बात का ख्याल रखेंगे। अब 6,18,000 किस में से माइनस करने हैं मुझे, 11,05,000 में से 6,23,000 माइनस करने, तो प्लस 5,000 ये आ गया। तो 11,05,000 में से मैं माइनस करूँगा 6,23,000, तो 4,42,000 आ रहा है। तो ये क्या आ गया, 4,82,000। इस पे हमें टैक्स कितना परसेंट लगाया हुआ था सर, टैक्स लगाया हुआ है सवाल में, कितना लगाया हुआ है सर, ये 40% है। तो इसका 40% निकालते हैं, तो इसका 40% इंटू 0.4 सर 1,92,800। तो मैं क्या करूँगा सर, टैक्स आ गया 1,92,800। और इस पे एक चीज़, ये डबल एंट्री है, इसकी एडजस्टमेंट है, तो ये एडजस्टमेंट यहाँ भी आएगी और साथ ही साथ कहाँ पर आ रही होगी सर, ये साथ ही साथ बैलेंस शीट में आ रही होगी टैक्स पेएबल के नाम से। मैं यहाँ पर टैक्स पेएबल भी ऐड कर देता हूँ। टैक्स पेएबल कितना है, 192,800। तो ये 192,800 वाली फिगर आ गई। तो 4,82,000 में से हम माइनस कर देते हैं, 4,82,000 में से माइनस कर देते हैं 1,92,800, तो 2,89,200 आ रहा है। तो ये मेरा 2,89,200 इज़ व्हाट, नेट प्रॉफिट। ये मेरा क्या है, नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट को हम ऐड करते हैं, कहाँ पर ऐड करते हैं, यहाँ पर हम ऐड करते हैं। नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 2,89,200, तो 2,89,200 यहाँ पे ऐड कर दिया। तो इसका मतलब ये प्रॉफिट रिजर्व ये कहलाता है रिटेन अर्निंग, सॉरी, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन। इसकी टर्म क्या है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन कहलाता है। तो एप्रोप्रिएशन के लिए कितना आ गया, इसी कैलकुलेटर से 2,89,200 में हम प्लस कर देंगे, क्या प्लस कर देंगे, 59,000। तो 348,200 आ रहा है। ये यहाँ पे लिख दिया 3,48,200। इसमें माइनस करते हैं, क्या माइनस करते हैं, डिविडेंड। तो डिविडेंड पेएबल वाली बात, तो डिविडेंड पेएबल अगर हम बात करते हैं तो डिविडेंड पेएबल कितना हमने डिक्लेयर किया हुआ है सर, इसके लिए सवाल पे देखना पड़ेगा। सवाल कितना कह रहा है कि 15% ऑन कैपिटल। तो इशूड एंड पेड अप कैपिटल कितना है, 10 लाख। 10 लाख का 15% अगर हम निकालते हैं तो कितनी फिगर आ रही है, ये 10 लाख का 15% 1,50,000। ये माइनस कर दिया तो आपके पास टोटल कितना आ गया, 1,98,200। ये रिटेन्ड अर्निंग का कौन सा बैलेंस है, एंडिंग बैलेंस है, और ये यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा इसमें मैं एक चीज़ भूल गया हूँ और मैं रहने देता हूँ, थोड़ी सी चेक देख लेते हैं, कितने पहचानते हैं कि मैंने एक जगह पर गलती की है, कितने साथ साथ इसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स में से। सर 6,18,000 में क्या चीज़ ऐड की है समझ में नहीं आई, ओके गेट आइडिया हो गया होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने एक चीज़ मिस की है, कोई स्टूडेंट अगर जवाब देना चाहे तो वो बता सकता है, नहीं चले मैं ही बता देता हूँ, आपको पिक करना चाहिए, मैं बता देता हूँ। डिविडेंड पेएबल को मैंने यहाँ पे माइनस किया, यानी एक जगह पर इसका इफेक्ट दिखाया, क्या इसका दूसरा इफेक्ट दिखाया, जिस तरह टैक्स पेएबल था इस तरह मुझे इसको क्या दिखाना था, डिविडेंड पेएबल भी दिखाना था। तो मैं अब इसके लिए थोड़ी सी इक्विटीज़ की जगह, इक्विटीज़ से जगह कॉपी कर रहा हूँ। ओके ये नहीं मिट रहा, मुझे अंदाज़ा हो गया क्यों नहीं मिट रहा, इसको मैं बाद में करूँगा। यहाँ पे मैं डिविडेंड पेएबल लिख देता हूँ, क्योंकि बैलेंस शीट में भी इसका इफेक्ट आएगा ना लाइबिलिटी के तौर पे, 1,50,000, ठीक है। ये वाइट बोर्ड पे करवाने का ऑब्जेक्टिव यही था कि आपको आइडिया हो एक्सेल कितना यूज़फुल है, लेकिन स्टिल वाइट बोर्ड के अपने खुद के एक ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट का टच आता है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद अब अपने क्लोजिंग वापस देखते हैं तो पीछे देखते हैं, इनकम स्टेटमेंट, ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट रेडी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मुझे क्या करना है, इसको फाइनलाइज़ करना है। इसको फाइनलाइज़ कैसे करूँगा, क्वेश्चन एंड होने में 3 से 4 मिनट बाकी हैं,
फिक्स एसेट कितने के थे, 16 लाख के थे, इसमें से ये माइनस किया तो 9,70,000 रुपये के फिक्स एसेट्स आ गए। अब मैं बैलेंस शीट का डेबिट साइड का टोटल चेक करता हूँ। मेरे पास कैलकुलेटर, हाँ मोबाइल्स का कैलकुलेटर यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन वो आपको नज़र में नहीं आएगा, तो हम इसी कैलकुलेटर से हेल्प लेते हैं जिससे लेते आ रहे थे। सर कैलकुलेटर पे आ गए, ठीक है। और वो कैलकुलेटर क्या था, इस पे वापस आते हैं। यस, हमें क्या 6,61,000, ठीक है, 661,000 प्लस 655 प्लस फिर गए क्या कह रहा है 7,000, 5,000, 80,000, तो 7,000, 5,000, 80,000 में 3 ज़ीरो बचा रहा हूँ। आई होप इस आपको अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के स्टूडेंट होते हुए इसका आइडिया होना चाहिए। प्लस 970,000, तो प्लस 970,000, तो ये कितना आ रहा है 23,78,000 आ रहा है। तो डेट मीन्स ये टोटल कितना हो गया 23,78,000, ठीक है। ये 23 लाख, चलें पेन चेंज कर देता हूँ ताकि आइडिया हो। 23 लाख, इसको वापस रेज करके, सही है, ये हमारे पास आ गया किस सेंस में कि 23,78,000। अब इसका भी टोटल देखते हैं कि क्या ये 23,78,000 आ रहा है। अगर मैं कुछ भी भूला हूँगा तो नहीं आएगा। सो स्टार्ट लेते हैं, क्या क्या करना है। सबसे पहले वो आइटम्स देखते हुए जाते हैं और टाइप करेंगे 150,000, तो 150,000 प्लस 192,800, ओके 192,800। इसका मतलब मुझे क्या करना चाहिए, पूरी रकम लिखेंगे। लेट्स, चले मैं पूरी लिखता हूँ। 1,50,000 प्लस क्या था 192,800 प्लस 75,000, 8,000, 75,000 प्लस 8,000। इसमें जल्दबाजी करेंगे ना तो आप गलती कर जाएंगे। 5 लाख, 2 लाख, 4,000, तो 5 लाख, 2 लाख, 4,000 प्लस फिर 10,000, 40,000, 10,000, 40,000। जिनको मैनुअल कैलकुलेशन आती है वो ग्रुप में ऐड कर सकते थे। 10 लाख, ओके 10 लाख और 192,000 प्लस 10 लाख प्लस 198,200 प्लस 198,200, तो 23,78,000 पूरा आ रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने डायरेक्ट एक लेंथी क्वेश्चन फर्स्ट टाइम के अंदर टैली किया। प्रेजेंटेशन के ऊपर काम हो सकता है कि वो अब आप एक्सेल पे करेंगे, मैनुअल करेंगे, लेकिन एज एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल आपने कॉपी में करने हैं, तो दोनों चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। असाइनमेंट्स आप एक्सेल पे दे सकते हैं, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए ये आ रहा होगा, तो स्पेस का आपको आइडिया होना चाहिए। मैं श्योर हूँ आप 4 सवाल प्रैक्टिस करें, आपको जगह का अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप करने हैं, ठीक है। सो आई होप दिस क्वेश्चन का एक साथ साथ जो कर रहे हैं उन्हें एक आइडिया हो गया होगा, सही है।